अरे भाई तुम्हारा अकॉर्डिंग टू डिफेंस बोलना चाहिए, तुम सीएनएन न्यूज बोल रहे हो। और सीएनएन क्या रिपोर्ट कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान न्यूज। मतलब ये उधर बोल रहा है कि इसने बोला इंडियन सोशल मीडिया हैंडल्स ये इंडियन न्यूज में। उस समय इन्होंने सारों ने चलाना शुरू कर दिया, मोदी क्या कर रहा है, मोदी में हिम्मत नहीं है क्या, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो। जब दिया नहीं, से नो टू वॉर। यूएसए ने बोला था कि अगर आपने अब पीओके के लिए कुछ किया तो हम वॉर करेंगे, और रशिया ने बोला था, यूएसएसआर ने बोला था कि नहीं भाई अब हम बीच में नहीं पड़ सकते। प्रेशर किसका है? यूएसए का है। तो वो प्रेशर के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं फिर? तो जब उनको पता चला कि इनका तो पट्टा कट रहा है, तो अपना तो पट्टा कट रहा है, तो उन्होंने उल्टे एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए कि पहलगाम तो जी इन्होंने खुद ही करवाया था। बॉक्सिंग में एक रूल होता है जिनका कहना है कि अगर कोई बॉक्सर ऐसा मारेगा ना तो बस हाथ खींच देना। तो ये कांग्रेस वाला बहुत तेज से बीजेपी कह रहे हैं हाथ खींच देना। इतने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक ना माफी मांगी, ना उसमें ट्वीट करके भी माफी नहीं मांगी, और खुद एक्सेप्ट कर दे कि हमने जो बोला सही बोला। जो हिंदुओं के खिलाफ में बोलते हैं उनके खिलाफ में कभी कोई एक्शन नहीं होता। तो जैसे यही वही चीज हो गई 1991 में रिफॉर्म मनमोहन सिंह जी ने लेकर आए थे। अरे भाई वो जो गई थी गाड़ी नीचे, वो भी तो उनकी वजह से गई थी, वो भी तो देखो थोड़ा। इतना काम करने के बाद कोई आकर बोल रहा है कि तुम इसी लैंग्वेज में बात करो, हम पे दोष डाल रहा है, तो वहां पर भी वो एक एग्रेशन आ जाता है, जो कि मुझे लगता है बहुत नॉर्मल है। गांधी जी जो है उन्होंने जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनके लिए हरिजन, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो है उन्होंने उनके लिए काम किया। लेकिन इनसे भी पहले काम करने वाले वीर सावरकर थे। जैसे शर्मिष्ठा की बात हो रही थी मयूर भाई की, कोलकाता से पुलिस आती है, हंसना क्या है इसमें? नहीं, हर बार का याद आ गया मेरे को। देखो, हंसने वाली बात यह है कि कोलकाता से पुलिस जाती है गुड़गांव में, बट कोलकाता की पुलिस या वेस्ट बंगाल की पुलिस मुर्शिदाबाद नहीं जा पाती है, संदेश खाली नहीं जा पाती है। संदेश खाली भी ठीक है, मतलब कोलकाता के अंदर बहुत सारे जो टीएमसी के लीडर्स हैं, ममता बनर्जी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता रही थी। वहाँ के उसका जो महुआ मोहित्र टीएमसी की है ना, वो बोलती है कि काली माँ के ऊपर डेराक्टरी एक उसका साथ स्पीच भी है काली माँ के ऊपर। टीएमसी की जो प्रोफाइल है पूरे, जो इनके लीडर्स की प्रोफाइल है, काफ़ी एंटी हिंदू रही है। तो ये बात ठीक है, किसी को मुस्लिम जो सेंटिमेंट्स होते हैं उनको हर्ट नहीं करना चाहिए, सभी धर्म एक बराबर ही है। लेकिन आप एक तरफ प्रोटेक्ट कर रहे हो मुस्लिम सेंटिमेंट को, इस्लामिक सेंटिमेंट को, दूसरी तरफ आप खुद ही हर्ट कर रहे हो, ऑफेंड कर रहे हो हिंदूज़ को। ये कुछ समझ में नहीं आता लॉजिक। और जब हिंदुओं के लिए कोई बात होती है, जैसे अभी हो रहा है ना कि जो शर्मिष्ठा का मैटर हुआ है, उसमें जिसने कंप्लेंट की है वो पता चला है कि भाई वो बहुत ज्यादा हिंदूफोबिक है। तो जब उसकी बात होती है तो सेक्युलरिज्म आ जाता है कि हम तो सेक्युलर, फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आ जाता है। संविधान जो है वो दिखाया जाता है कि संविधान के हिसाब से, और जो संविधान दिखाता है उसको तुरंत बेल मिल जाती है, एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है, और जो नहीं दिखा पाता उसको तो चलते रहना पड़ता है जेल में। एक इसमें ये भी, जैसे मेरे हिसाब से मेरे भाई की कोई भी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो किसी न किसी धर्म के ऊपर या किसी जात के ऊपर कमेंट करते हो, चाहे बीजेपी हो गई या कांग्रेस हो गए। कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स हिंदू के अगेंस्ट बात करते हैं, बीजेपी के भी बहुत सारे लीडर्स कंट्रोवर्शियल कमेंट्स करते ही करते हैं। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के जो कुरैशी जी थे, कर्नल क्या नाम था उनका, सोफिया कुरैशी थे, उनके अगेंस्ट कमेंट करना। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो पॉलिटिशियंस होते हैं कमेंट करते रहते हैं। कितने पॉलिटिशियंस जेल में जाते हैं? नहीं जाते हैं। अगर कोई आम व्यक्ति सोशल मीडिया पे, और मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, इसके ऊपर केस क्या होगा कि जो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रही है, इसका मतलब एक फेसबुक का एक जो वीडियो है कैसे पब्लिक ऑर्डर को, पीस को डिस्टर्ब कर सकती है? वो सब तो ठीक है। अब इस वीडियो की वजह से क्या आपको पूरे देश में कोई दंगे दिखे? ये तो उस वे में, और डिलीट भी कर चुकी है, डिलीट किया, माफी तक मांगी, ट्वीट किया उसने, माफी के लिए अपोलोजाइज किया, और वीडियो भी बना चुकी है। उसके बावजूद उसको उठाने के लिए आते हैं। और कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक ना माफी मांगी, ना उसमें ट्वीट करके भी माफी नहीं मांगी, और खुद एक्सेप्ट कर दे कि हमने जो बोला सही बोला। जो हिंदुओं के खिलाफ में बोलते हैं उनके खिलाफ में कभी कोई एक्शन नहीं होता। अब कोई दिखा देगा कि नहीं वो फैक्चुअल करेक्ट है, ये सब बोलते हैं। अब कोई बोलेगा जुबैर के खिलाफ तो हुआ, उसको तो अरेस्ट किया गया था। तो बाद में जब उसके जस्टिफिकेशन आए ना, जस्टिफिकेशन देने के लिए, नहीं उसने तो सही किया, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, क्या हिंदुओं के जो आस्था है इतनी छोटी है कि इतनी जल्दी हर्ट हो जाते हैं। अरे अभी तो कुणाल कामरा का जो अभी स्पीच जो वायरल हो रही थी, उसमें उसको जब बोला गया कि भाई तुम जो हिंदू है उन पे ही सिर्फ जोक बनाते हो,
तुम मुस्लिम पे नहीं बनाते, तो उसमें वो बोलता है कि उनकी 20% है, उनके पास है ही क्या, सिर्फ बिलीफ। फेथ ही तो है उनके पास। फिर जब फेथ है तो मतलब वो फेथ, इधर फेथ कुछ नहीं होता है। मतलब अगर कोई माइनॉरिटी में है तो आपका मर्डर भी कर सकता तो है। मत बोलिए। नहीं मतलब अगर है, मैं ऑफेंस में लेके जा रही हूँ, अब माइनॉरिटी मत बोलिए। अगर 20% है तो उसके पास ये लीगल राइट है, लाइसेंस है कि वो कुछ भी करे, उसको करने दो। हाँ, करने दो। आप मेजोरिटी में तो आप नहीं कर सकते। ये पहले से चलता आया है, यही तो सेक्युलरिज्म जो थोपा गया है, ये उसी तरीके से स्टार्टिंग से लेके अब तक वही तो चीज की गई है ना, कि भाई आप मेजोरिटी में हो, आप टेम्पल एंडोमेंट एक्ट लेकर आ जाओ, जिससे कि टेम्पल जो आपके पास नहीं रख सकते, आप तो मेजोरिटी में हो ना। फिर उसके बाद लेकर आ जाए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अरे भाई आपके मंदिर के ऊपर भले कुछ बनाया गया है, लेकिन आप मत क्लेम करो, आप मेजोरिटी में हो ना। फिर वर्क फैक्ट, अरे तुम्हारी जमीनें ले रहे ठीक है, लेकिन तुम मेजोरिटी में हो ना, तो लेने दो, क्या फर्क पड़ रहा है, 8 लाख एकड़ हो गई है भाई। मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो टेम्पल मतलब ये जो है पूरी लैंड साइज है वो बढ़ रही है, और ये पकड़ के बैठे तुम मेजोरिटी में हो ना, तुम मेजोरिटी भाई ओवरऑल देखो ना, फिर वर्ल्ड में तो माइनॉरिटी कौन है फिर। और वर्ल्ड से प्रेशर आता है, मतलब आप देखो कि इनके बहुत सारा जो इकोसिस्टम है पूरे वर्ल्ड में पहले एक आवाज़ उठाएगा कि देखो भारत में बोलने की आज़ादी नहीं है, जबकि है, आपको और मेरे को नहीं है। हम क्या बोलते, कल अरेस्ट भी हो सकते हैं, उनको है, फिर भी बोलते हैं भारत में बोलने की आज़ादी नहीं है। आप देखो कि कोई फ्रांस से बात कर रहा है, कोई यूके से बोल रहा है, कोई ये कि भारत में ये हिटलर आई, ये सब सरकारी स्टार्ट चल रही है। आप पाकिस्तान में कब गए, मतलब कितने बार बात किए? पाकिस्तान की जो उनकी खुद की रिपोर्ट है, जो डॉन की अगर रिपोर्ट मानोगे तो वो कह रही है कि 5000 के आसपास जो हिंदू, क्रिश्चियन और सिख बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको किडनैप किया जाता है, गैंग रेप होता है, फिर एक बाकायदा इस्लाम कबूल कराया जाता है, फिर उनकी शादी होती है किससे, जो 60 साल का है, उसके बाद पहले से 3 बीवी है। जो माइनॉरिटी की जो परसेंटेज वाइज जो उनका डिक्लाइन में गए हैं, वो शायद 15% 20% के आसपास थे पहले, अब 1% भी नहीं बचे हैं। इसको बोलते हैं एथनिक क्लिनजिंग। एथनिक क्लिनजिंग हो रही है पाकिस्तान में, ईरान में भी हो रही थी, ज्यूज़ की अब तो बचे ही नहीं, अफगानिस्तान में हुई। कितने ह्यूमन राइट्स वाले आए और बोले कि यहाँ पर ये गलत हो रहा है। कितने आपने कब उनके ऊपर प्रेशर माउंट किया? नहीं किया। ये लोग करते कहाँ हैं? जितने लेफ्ट लिबरल्स वगैरह हैं, ये इंडिया में बात करेंगे कि देखो यहाँ पर इसको थप्पड़ मार दिए, और ये जब वहाँ चले जाते हैं उनको रहने देते थे। ये लोग अमेरिका में बात करेंगे, ये लोग फ्रांस में बात करेंगे कि इसने जो वाइट गाय है उसने थप्पड़ मार दिया। ये लोग उसी कंट्रीज की बात करें जहाँ सिचुएशन बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं बोला परफेक्ट है, जहाँ बहुत अच्छी है वहाँ पर वाकई डेमोक्रेसी है, और वहाँ बिल्कुल नहीं बात करेंगे जहाँ पर डेमोक्रेसी है ही नहीं, वहाँ पर शरिया लॉ चल रहा है। तो ये जो हिपोक्रेसी है, इसमें आप समझ सकते हो, और ये लोग वाकई आजकल एक्सपोज भी हो रहे हैं, और ये इसमें आप समझ सकते हो कि ये शायद अगर मैं, आप, दिव्या, अगर हम लोग आगे आए, एक्सपोज करें कि उनका पहले स्टैंड कैसा था, ये यहाँ पर कैसा है, पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच का सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं, अब कर रहे हैं कि नहीं, तो ये एक्सपोज हो जाएंगे 100%। एक्सपोज करने जाए तो कोलकाता पुलिस को टैग कर देते हैं। अब मुझे बताओ, फ्रीडम ऑफ स्पीच की आप एक जगह पे बात कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहे हो, संविधान दिखा रहे हो, और दूसरी तरफ में आप टैग कर रहे हो। और मैंने अपनी जो वीडियो डाली थी ना, मैंने ट्विटर पे, हाँ मैंने देखा था कि अरेस्ट कर लो दिव्या को। अरे मैंने उसमें तो कुछ भी नहीं बोला था, मैंने बोला था कि उन्होंने क्या अच्छे काम किए मुझे ये बता दो। जो मुर्शिदाबाद में हुआ, संदेश खाली में, मैंने उसके बारे में बात करी कि उसमें तो कुछ नहीं किया। आप दिल्ली में आ रहे हो, गुड़गांव में आ रहे हो, एक लड़की को 22 साल की लड़की को उठाने के लिए आ रहे हो, जस्ट बिकॉज उसने एक वीडियो बनाया जिसके बाद उसने डिलीट तक कर दिया, माफी तक मांग ली, उसके बाद भी आप उसको उठा के लेकर जा रहे हो। तो सोच रहे हो आप कितनी वेली पुलिस है इनकी। तो बस उतना बोला, उस पर ये लोग ऑफेंड हो गए, पूरा लेफ्ट लिबरल ऑफेंड हो गया, कहता है नहीं इसको तो अरेस्ट करो। अरे मतलब ये मान के चलते हैं कि चाहे कोलकाता हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे राजस्थान पहले था, अभी तो नहीं है क्योंकि राजस्थान में पहले कांग्रेस थी, चाहे तमिलनाडु हो, यहाँ की पुलिस एबव क्रिटिसिज्म है। आप क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। आप पुलिस को कैसे बोल सकते हो? फिर डिक्टेटर कौन है? लेकिन फिर भी हाँ, डिक्टेटर कौन है? डिक्टेटर आप हो ना। नहीं, मोदी जी है ना। हाँ, डिक्टेटर तो मोदी है ना। ये लोग जितने भी बोलते हैं मोदी को डिक्टेटर, मतलब पानी पी के गाली देते हैं। जैसे आपने जो एथनिक क्लींजिंग की बात की, इसमें जैसे हमारे सिलेबस में जो हमारा सिलेबस होता है स्कूल का, उसमें से मुगल्स को जब हटाने की बात हो रही थी, सब चिल्लाने लग गए कि मुगल्स को हटाने से क्या ही हो जाएगा, यही हो जाएगा, मतलब सब उस पर कमेंट करने लग जाए। यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ में अगर कुछ होता है तो कमेंट करने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान का जो सिलेबस है स्कूल का मतलब 9th 10th 11th 12th जो उनकी एग्ज़ाम है, उसमें सीधे तरीके से कहा गया है, लिटरल वर्ड्स है कि हिंदू और मुस्लिम साथ में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे लेवल के नहीं। स्कूल टेक्स्ट बुक में
स्कूल टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, बाकायदा लिखा हुआ है। मतलब बचपन से उनके दिमाग में क्या बिठाया जा रहा है कि आपको इनको खत्म करना है, और क्या ग्लोरीफाई किया जाता है, जो मुगल हिस्ट्री है सिर्फ वही ग्लोरीफाई की जाती है उनके लेवल की। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा यही नहीं है कि बचपन से अगर आप ऐसा डिजाइन करोगे किसी का माइंड। ओवरऑल मुगल्स भी फॉरेन इन्वेडर्स ही थे, अरबिक इन्वेडर्स थे। अरबिक डायरेक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन जो कल्चर ये लोग फॉलो करते थे अरब के ही कल्चर थे, उसके ही कल्चर को फॉलो करके यहाँ पर आए थे। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। मतलब वो अगर जो लोग ग्लोरीफाई करते हैं उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि जो मुगल इन्वेडर्स आए थे परोपकार का काम करने के लिए तो आए नहीं थे कि चलो भाई भारत में थोड़ा परोपकार का काम कर देते हैं, जिहाद करने के लिए आए थे। ये तो जो मौलाना साहब लोग हैं वो भी एडमिट करते हैं कि जिहाद करने के लिए आए थे। उनको आप कैसे टेक्स्ट बुक में डाल सकते हो, ग्लोरीफाई कर सकते हो? ये सोचने वाली बात ठीक है। कुछ कुछ बोलते हैं कि उन्होंने जो भी अत्याचार किए वो भी लोगों के सामने आना चाहिए, इसलिए उनको टेक्स्ट बुक में रहना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि टेक्स्ट बुक में भी रियलिटी नहीं दिखाई जा रही ना। मतलब बताया क्या जाता है, औरंगजेब जो है हमारे टेक्स्ट बुक में ये है, औरंगजेब जो है उन्होंने पैसे दिए थे मंदिर बनाने के लिए। ये तो वही बात हो गई कि चिकन खुद जा रहा है KFC के स्टोर पे बोल रहा है चलो पार्टी करते हैं। तो इस तरह की चीजें अगर माइंड में बिठाई जाएगी, और मेन होता है स्कूल से जो बच्चा निकल रहा है ना उसके माइंड में ये क्या परमानेंट होता है ना मयूर भाई, ये लोग ऐसे हिस्ट्री में ऐसे गैप्स ढूंढते हैं जहाँ जिसको ये अपने हिसाब से फील कर सकते हैं। अब आप कुछ हिस्ट्री के कुछ गैप्स ऐसे हैं जहाँ पर आप प्रूफ कर ही नहीं सकते कोई गलत है कि सही है, उसका फ़ायदा उठाते हैं। अब इन्होंने बोल दिया कि औरंगजेब ने या अकबर ने पैसे दिए थे, डोनेट किए थे मंदिर बनाने के लिए। ये शायद बहुत मुश्किल होगा आपके लिए प्रूव करना कि ये गलत है, क्योंकि गैप्स हैं, वो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। गैप्स नहीं, इतने सालों से जो लेफ्ट वालों ने किताबें लिखी हुई है तो उसको बनाया ही ऐसा है कि आपको जो भी सोर्सेस मिलेंगे सब वही उसको ढांचा इसलिए इस तरीके से दिया गया। लेकिन आप ये देखो कि अगर कोई व्यक्ति, ये तो हिस्टोरिकल प्रूफ है कि अगर कोई राजा महाराजा या रूलर मंदिर को तोड़वा रहा है, खुद उसके ऑर्डर्स हैं, क्रिश्चियंस को मरवा रहा है, जो वहाँ साउथ में जैनों को मरवा रहा है, ब्राह्मणों को मरवा रहा है, वो कैसे मंदिर को डोनेट कर सकता है? कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं दे सकते। एक साथ ओपिनियन बिल्डअप की गई होगी पिछले कुछ सालों में, और उसको हम रियलिटी मान लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब ये क्या नाम था उसका, मैं भूल रहा हूँ नाम, उसने एडमिट किया कि मैं जब लेफ्ट में था, मैं इन लॉबी के पास था तो मैं फेक स्टोरी लिखता था। तो उसने एडमिट किया कि जब मैं तो मेरा काम ही था फेक स्टोरी बैठाना। और ये तो आपके महाराष्ट्र में कौन थी जो एजुकेशनिस्ट थी, मतलब एजुकेशन को प्रमोट करती थी, फुलेबाई के साथ एक मुस्लिम महिला थी जो फर्स्ट टीचर बोला जाता था उनको, मुस्लिम महिला। वो भी फेक स्टोरी थी, मैं समझ गया हाँ, आप हाँ, बात कर रहे हैं। तो उसने बकायदा एडमिट किया कि हमारा काम ही था ये कि फेक स्टोरी बनाओ और फैलाओ। इन लोगों बहुत सटीक रहते हैं, मतलब इनको मास्टरी हासिल रहता है कि कैसे फेक स्टोरी बनाना है, कैसे उसको पब्लिक सेंटिमेंट में फील करना है, और आप वाकई यकीन मानते हो तो इनसे आप नहीं लड़ सकते। अगर बात होती परसेप्शन के लिए, हाँ अगर कॉन्क्रीट प्रूफ की बात की जाए तो ये नहीं दे पाएंगे कि आप कॉन्क्रीट प्रूफ दो कि औरंगजेब ने मंदिरों में पैसे, मंदिर बनाने के लिए पैसे भेजे थे। ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने एक ओपिनियन बिल्डअप किया जो रियलिटी में बदल चुकी है 100%। और यही जो चीज़ें हैं, अभी जैसे ध्रुव रट्टी ने जो वीडियो बनाया था शिवाजी महाराज के ऊपर, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, तो ऑब्वियसली उसने पूरे जो फैक्ट्स रखे थे उनके जो रेफरेंस है वो दिए थे। अब वो कौन है? वो लेफ्टिस्ट है जिन्होंने किताब जो है बिल्कुल भी, अगर हम एक्चुअल में जाते, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, जो रेफरेंस है, जो कॉमन सोर्स है, फर्स्ट जो रेफरेंस है वहां तक जाने का, जो किताब है वहां तक जाने का। अब देखो कि कितना स्ट्रांग है ये लोग अपना जो प्रोपागेंडा चलाने में। आरएसएस के अंदर ही बहुत मुस्लिम विंग है, कम से कम 2000, 5000, 10,000 मुस्लिम मिल जाएंगे जो आरएसएस में सर्व कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समाज को सर्व कर रहे हैं। तो अगर 100 साल पहले बाद हिस्ट्री लिखी जाएगी तो ये बोला जाएगा कि आरएसएस, ये तो नहीं बोलेंगे ना आरएसएस पूरे समाज को लेकर चलते थे, ये बोलेंगे आरएसएस मुस्लिमों के खिलाफ है, यही बोल रहे हैं ना। अगर यही लॉजिक देना है कि अगर कोई या 10 या 50 उसके सेना में हिंदू थे, तो ये भी देखो ना कि आरएसएस में हजारों की संख्या में मुस्लिम है, बीजेपी में हजारों की संख्या में मुस्लिम है। फिर आप किस आधार पर बोल रहे हो कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है, या किस आधार पर बोल रहे हो कि आरएसएस एंटी मुस्लिम है? और पता है क्या, जो पॉलिसीज है ना, कोई भी मतलब सरकार जो है, मेरे हिसाब से तो ये है कि तुम जो बोलते हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर कोई बोलता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को प्रमोट करने के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जगह बनाने के लिए। लेकिन जो पॉलिसीज है, अब अगर कांग्रेस को और बीजेपी को हम कंपेयर करते हैं, किसने कम्युनल पॉलिटिक्स खेली है,
तो पॉलिसीज आप देखो, सबसे पहले ये जो पूरे कमल मतलब एंटी हिंदू जो उन्होंने बिल एक्ट लेके आए हैं स्टार्टिंग से लेके, जो मैंने टेम्पल एंडाउमेंट बोला, प्लेसेस ऑफ वर्शिप बोला, वर्क एक्ट बोला, उसके बाद उन्होंने जो वो है उनका पूरा बदल दिया था, जो ये मिलना चाहिए था, एलिमनी मिलनी चाहिए थी, वो शाहबानों की, वो पूरी 2013 में एक बिल लेकर आ रहे थे, उसके अकॉर्डिंग 13 में या 14 नहीं 13 में, उसके अकॉर्डिंग अगर राइट्स कहीं भी हो, कोई भी करे तो हिंदू के ऊपर वहाँ से कम मेजोरिटी, यानी कि हिंदू को ब्लेम करोगे, हिंदू को ही अरेस्ट करोगे, मुस्लिम को अरेस्ट करोगे नहीं। ये बिल आने वाला था, ये लॉ बनने वाला था देश में, हर्ष मंदिर का। और ये सब करने के बाद मतलब यहाँ पूरा पता चलता है। और वही अगर हम बीजेपी को अभी कंपेयर करते हैं तो एक ऐसा कानून जो एंटी मुस्लिम हो, ये बता दो, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। अब यहाँ पर लोग बोलेंगे ट्रिपल तलाक, वो तो फेवर में है ना, जो लेडीज है उनके फेवर में है, लेडीज के फेवर में, बट जो आदमी है उनके फेवर में नहीं है। वही तो शाहबानों का हुआ था ना, वही तो हार गए वो, जो राजीव गांधी जी थे वो वही तो हार गए थे, उन्होंने चेंज कर दिया था प्रेशर में आके। और नहीं, आप ये देखो कि जो जैसे आप बात कर रहे हैं टेक्स्ट बुक की, पाकिस्तान में वाकई पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान ने इंडिया से कोई वार हारा नहीं है। ये पढ़ाया जाता है बाकायदा स्कूलों में कि पाकिस्तान ने प्रमोशन दे दिया यार। हाँ, बेजेस भी लगा लेते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि जो उनके ऑब्जेक्टिव था कि कश्मीर को इंडिया से लेना है, अब सभी वार जीत भी गए तो ले क्यों नहीं पाए? और बांग्लादेश कहाँ से चला गया? आज तो बांग्लादेश है ही नहीं आपके पास। टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि जो बांग्लादेश है वो हमने खुद दिया है, हम उनको खुद आज़ादी दी है, हमने उनको बोला कि आप करो। तो इस तरीके से झूठ बोलना और टेक्स्ट बुक में झूठ बोलना, फिर ब्रेन वॉश करना, और मैं इसको बिल्कुल मतलब ये सरप्राइजिंग नहीं है मेरे लिए कि वहाँ पे 35-36 हज़ार मदरसा है पाकिस्तान के अंदर, रजिस्टर और नॉन रजिस्टर में दोनों की बात कर रहा हूँ। और पाकिस्तान प्रोपागेंडा करने में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप देखो कि जब वार चल रहा था, वार इंडिया की तरफ से डिक्लेयर नहीं था, हम तो टेररिस्ट को मार रहे थे, लेकिन जब वार चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो पाकिस्तान की जो मीडिया है और कुछ फॉरेन मीडिया है, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, जैसे CNN हो गया, ये लोग कैसे गेम खेल रहे थे। कुछ रिपोर्टर्स थे, पाकिस्तान की मीडिया इसको बोलते प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी। पाकिस्तान की मीडिया क्या लिख रही है कि अकॉर्डिंग टू CNN न्यूज़, हमने पाकिस्तान ने 6 राफेल गिरा दिए। अरे भाई, तुम्हारा अकॉर्डिंग टू डिफेंस बोलना चाहिए, तुम CNN न्यूज़ बोल रहे हो। और CNN क्या रिपोर्ट कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान न्यूज़। मतलब ये उधर बोल रहा है कि इसने बोला इंडियन सोशल मीडिया हैंडल्स ये इनके न्यूज़ में मतलब सोशल मीडिया पे डिपेंडेड है। हाँ, उनका इनका मतलब ये सोचने वाली बात है दिव्या कि ये क्या बोल रहे हैं, इसने बोला ये कि राफेल गिरा थी, ये बोल रहा है कि इसने बोला कि राफेल गिरा थी। और इन्होंने बोला है तो इसी के ऊपर चल रहा है, इसी के ऊपर ये लोग प्रोपागेंडा, इसको प्लॉजिबल, क्योंकि अगर कोई फैक्ट चेक करेगा ना तो ये बोलेगा कि यहाँ पे लिखा ना अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान मीडिया, हमारा दावा ही नहीं है। नहीं, और मुझे बताओ आप कि अभी हमारा एज ए इंडियन किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए कि उनके टेररिस्ट कैंप हमने उजाड़ दिए इस पे, या फिर हमारे रफाल जो है ये गए मैं उस पे ही करूंगा क्या आगे? हाँ देखो गए। चीज़ समझ नहीं आती, हम लोग भिखारी थोड़ी हैं, हम लोगों के ऊपर ऐसा तो है नहीं कि हमें बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा कि पैसे दे दो। हमारे अगर राफेल गिर रहे हैं, मान लो ठीक है, मान लो गिर रहे हैं, हमारे पास उतनी तो औकात है ना कि हम दोबारा खरीद सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं, अपने बना सकते हैं एयरक्राफ्ट। तो हमें जब उसमें कोई इशू नहीं है, टैक्स पे कोई इशू नहीं है, तो अपोजिशन वाले किस बात का झंडा गाड़े बैठे हैं? नहीं ठीक है, मतलब एक भी वार होगा तो कुछ ना कुछ खर्चा होगा, मतलब आपकी जेब से भी जाएगा, नहीं, और कुछ नुकसान तो होगा। प्रशांत भूषण जैसे लोग हैं, रविश कुमार जैसे लोग हैं, जो ज्यादा दिलचस्पी उनको कि कितने गए वो बता क्यों नहीं रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कितने गए बता क्यों नहीं रहे हैं, हमें बताना चाहिए। वो 2 दिन क्या हुआ क्यों नहीं, ये क्यों करना पड़ता है? क्यों मिलिट्री वाले अपने बारे में बताएंगे, क्यों बताएंगे हम कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रही है? मतलब ये पहली बार हुआ कि कोई ऑपरेशन, कोई मिलिट्री फोर्सेस ऑपरेशन कर रही है और पूरा प्रूफ दे रहे हैं कि ये जो टेरर क्राइम्स थे हमने डिस्ट्रॉय किया, बिफोर आफ्टर के जो सीन था वो भी हमने रिलीज किया। हाँ, दिखाया। पाकिस्तान ने एक प्रूफ भी व्हाट्सएप के चैट दिखाए थे सर, क्या बात कर रहे हो, दिखाए थे क्या? इतना बढ़िया प्रूफ दिया। पाकिस्तान ने एक प्रूफ भी, उनका यही था कि हमने मिसाइल छोड़ दिया है। भले से गिर रहा है, क्या भले गिर रहा 2 फीट बाद है। उसी को उन्होंने जीत समझ लिया कि हमने तो मिसाइल छोड़ दिया था। दिखाए व्हाट्सएप चैट तो प्रूफ है। तो इसमें यह है कि उन्होंने फदर टू, शायद उनका 400 किलोमीटर का रेंज है, उन्होंने वहाँ छोड़ दिया, उसी को सेलिब्रेट कर रहा है क्या हमने छोड़ दिया है, दिल्ली में गई होगी यार। हाँ, वो तो एक का ट्वीट आया था कि अच्छा RSS का जो हेडक्वार्टर है नागपुर में है, तो एक ने उस पर कमेंट किया, भाई पहले POK से तो बाहर निकल के बता।
तो देखो आजकल पीओके लेने की बात वही कर रहे हैं, मतलब वही कर रहे हैं जो आज तक नहीं किए ही नहीं। ये कौन लोग हैं? जो आपके दोस्त अरविंद शर्मा हो गए, दुर्राटे हो गए, ये सब लोग आजकल पीओके की बात कर रहे हैं। भाई आज तक कहाँ था? दिखा दो ट्वीट कि आज तक कैंपेन कर रहे हो कि पीओके लेंगे, पीओके लेंगे। डी-एस्केलेट शुरू था यार, डी-एस्केलेट, से नो टू वॉर। जब 22 अप्रैल को हुआ, ठीक है, पहलगाम में, उस समय इन्होंने सारों ने चलाना शुरू कर दिया, मोदी क्या कर रहा है, मोदी में हिम्मत नहीं है क्या, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो। जब दिया, नहीं, से नो टू वॉर, वॉर का कोई सॉल्यूशन थोड़ी बीच में है। आया था से नो टू वॉर। हाँ, फिर उसके बाद de-escalate करो। उसके बाद सीज फायर हुआ तो इंदिरा गांधी जी की फोटो। हाँ, अच्छा, ये जितने लोग इंदिरा गांधी जी का फोटो लगाते हैं ना, मैंने भी लगाया, मुझे बुरा लगा, मैं बता रही हूँ, मुझे बुरा लगा, मैंने खुद लगाया। मैंने सोचा यार गलत हुआ, क्योंकि मैंने फिल्म देखी थी, मैं इंदिरा गांधी जी को डायरेक्टली तो देखती नहीं हूँ, पता नहीं है मुझे कौन है। Obviously। मैंने फिल्म देखी थी, ठीक है, तो फिल्म में था कि यूएसए ने प्रेशर बनाया और इंदिरा गांधी जी रुकी नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। बट जैसे सीज फायर का अनाउंस हुआ, मैंने कहा यार ये तो गलत हुआ, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पूरा नैरेटिव ही हमारा सोशल मीडिया पे ऐसा बना दिया था कि यूएसए ने प्रेशराइज किया है, नहीं, यूएसए ने प्रेशराइज किया। और ये जो होता है ना, जो प्रेशराइज हुआ है, जब भी कोई वॉर होती है, ऑपरेशन होता है, ये ऑब्वियसली इंटरनेशनल प्रेशर जो बिल्डअप होता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। अब ऐसे सिनारियो में इंदिरा गांधी जी की फोटो लगाई 1971 की, जो वॉर हुआ था। अब वहां पर यूएसएसआर हमारे साइड में था, और इस तरीके से था कि वो दूसरे कोई कॉन्फ्लिक्ट में था नहीं। यहाँ पे रशिया ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट में, यूक्रेन के, मतलब ऑलरेडी नाटो की हम बोल सकते हैं। ऐसे सिनारियो में किसी का भी सपोर्ट मिलना, क्योंकि इजराइल हो गया, वो भी ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट जोन में है, रशिया हो गया कॉन्फ्लिक्ट में है, ऐसे समय पर डायरेक्टली कोई सपोर्ट करना वॉर के लिए काफी मुश्किल होता है। प्रॉब्लम वहाँ पर ये भी हुई थी ना कि अगर मान लो हमारे प्रधानमंत्री या हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ये ट्वीट आता कि ऐसा हमने सीज फायर किया है या हमारी तरफ से हमने इस वजह से किया है, वो सही था। सबसे पहले ट्वीट जो था ट्रम्प का आया, वहाँ पर सबको ज़्यादा गुस्सा आया कि ये क्यों बीच में थर्ड पार्टी क्यों इन्वॉल्वमेंट। इसमें ये है ना कि जैसे जो भी मेजर कंट्रीज होती हैं, इस वार में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो वो इन्वॉल्व रहते हैं, बैकडोर में बात चलती है। वो मैं यूएस नहीं, यूएस भी हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, इन सभी को जानकारी होती है। आमतौर पर जो प्रोफेशनल होते हैं पहले इंतजार करते हैं, पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लाते हो, ये करते हो, फिर अनाउंस करते हो कि ये सब हो चुका है। ट्रम्प बहुत मतलब अनपढ़ टाइप का व्यक्ति है, वो क्या उसको मालूम पड़ा, उसने ट्वीट कर दिया और उसने ये बोल दिया कि मैं तो बात कर रहा था। जो प्रोफेशनल कंट्रीज होते हैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कराती है, पूरा बताते हैं हमको क्या बताना है क्या नहीं बताना है, इसको क्या करना है, इसको बस ट्वीट करना है। अब लोग आपको हाँ पब्लिसिटी चाहिए। आपको क्या, इंडिया को समय लगा, इंडिया सोचेगा कि क्या बताना है, जो ऑफिशियल स्टैंड क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसमें 2-3 घंटे लग गए। ट्रम्प को थोड़े समय लगा, उसको तो बस एक ट्वीट करना है, उसने कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमको ये लगा कि हमसे पहले उसको कैसे इन्फॉर्मेशन, उसके पहले इन्फॉर्मेशन सभी के पास में था, लेकिन उसने ट्वीट पहले कर दिया और उसने क्रेडिट ले लिया। नहीं, फिर मेरा ये बोलना है कि ठीक है 71 के लिए अगर इंदिरा गांधी जी को आप बोल रहे हो, जहाँ पे इंदिरा गांधी जी अकेली नहीं थी, फ्रांस ने जब बोला कि हाँ ठीक है हम सपोर्ट करेंगे, फ्रांस न्यूट्रल था, न्यूट्रल रहेंगे, हम बीच में नहीं आएंगे। उसके बाद उनको आया कि ठीक है अब यूएसए अगर आ भी गया तो रशिया जो है वो दबोच लेगा उसको। लेकिन फिर उसका शिमला जब अग्रीमेंट होता है, 93,000 सोल्जर्स हमारे पास थे, 93,000 सोल्जर्स हमारे पास थे, हमारे पास पीओके था, हमारे पास सब कुछ था, हमारे में नेगोशिएटिंग पावर थी, उसके बावजूद क्यों फिर वहां पे झुकी? यूएसए की वजह से। सोल्जर्स उनके पास से कैप्चर थे जो आज दिन तक कई तो 51 सोल्जर्स थे जिनको हमने लिया भी नहीं वापस। वही। और ये क्यों हुआ? यूएसए ने बोला था कि अगर आपने अब पीओके के लिए कुछ किया तो हम वॉर करेंगे, और रशिया ने बोला था, यूएसएसआर ने बोला था कि नहीं भाई अब हम बीच में नहीं पड़ सकते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, वॉर जो है अब हम ये नहीं कर सकते। हो गया ना, प्रेशर किसका है? यूएसए का है। तो वो प्रेशर के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं फिर? नहीं, एक बात मान भी लेते हैं, एक्सेप्ट है। देखो इंदिरा गांधी के समय में बांग्लादेश आज़ाद हुआ, हम लोगों ने पाकिस्तान को अलग करवाया, लेकिन जो लोग बात करते हैं इंदिरा गांधी की, खासतौर पर जो कांग्रेसी की बात कर रहा हूँ, वो लोग मनमोहन सिंह की बात नहीं करेंगे। अरे मनमोहन सिंह भी आपके ही कांग्रेस के थे और वो रिसेंट थे, इंदिरा गांधी तो बहुत पहले थी। ये पास के बाजू के हैं मनमोहन सिंह, इन पर तो बात कर लो। बहुत सारे अटैक्स हुए, मनमोहन सिंह ने कुछ भी नहीं किया। उनका ये कहना था कि हम तो बस हाँ प्रेशर बनाएंगे इसके ऊपर पाकिस्तान। लव लेटर भेजेंगे, भेजे थे क्या? हाँ, बोला तो था भेजेंगे, हमने लव लेटर भेजा है। नहीं ऐसा नहीं बोला, वाकई बोला था क्या? नहीं, लव लेटर बोला नहीं है। ये मोदी जी ने बोला था 2014 के इलेक्शन के टाइम पे, ये लव लेटर बंद होना चाहिए। अच्छा ऐसा बोले थे। तो मतलब उनका ये था कि हम पाकिस्तान में प्रेशर बनाएंगे, इंटरनेशनल प्रेशर बनाएंगे और पाकिस्तान सुधर जाएगा। सुधरा क्या?
यानी कि आप तो एक रीजन दे रहे हो, रीजन भी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बहाना कर रहे हो कि हम पाकिस्तान को अटैक नहीं कर सकते। Exactly. और आप डर रहे थे। और ये बात को अप्रिशिएट करना चाहिए मोदी गवर्नमेंट को खासतौर पे कि ये पहली बार हुआ कि कोई न्यूक्लियर पावर्ड, ऐसा लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन फिर भी एक न्यूक्लियर पावर नेशन को आप उसके घर में घुसते हो, आप इंटरनल जो उसके साइट्स होते हैं उस पर अटैक करते हो। ये पहली बार हुआ। रसिया और यूएस सालों से लड़ रहे हैं, कोल्ड वार कर चुके हैं, प्रॉक्सी वार कर चुके हैं। किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि डायरेक्टली हम बोल दें कि तेरे ऊपर हम वार कर रहे हैं। किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि उसके टेरिटरी में, उसके कंट्री में घुसकर सभी लोग प्रॉक्सी वार पाकिस्तान का यूज कर लिए, टेररिस्ट बना दिए, रसिया पर अटैक करा दिया अफगानिस्तान में, ये सब होता था। लेकिन डायरेक्टली अभी तक कोई गया नहीं। और ये देखो यार, प्रोपोर्शनेटली जो उनका पैटर्न रहा है, टेररिस्ट का जो पाकिस्तान का जो पैटर्न रहा है और हमारा जो पैटर्न है, ये 2014 के बाद से देखो किस तरीके से बदला। जैसे उरी हो गया, पठानकोट हो गया, देन उसके बाद अभी पहलगाम हुआ। उसमें पहले उन्होंने क्या किया, जो सोल्जर्स है, कम सोल्जर्स, उन पे अटैक किया। देन नेक्स्ट लेवल वो बढ़े, ज्यादा सोल्जर्स जो है उन पे अटैक किया। और अब उन्होंने क्या किया, सीधा जो मतलब टूरिस्ट आए थे उन पे अटैक किया। ये उनका पैटर्न रहा। हमारा पैटर्न किस तरीके से रहा, पहले सिर्फ पीओके में हमने टेररिस्ट कैंप को मारा, देन उसके बाद हम एक कदम आगे गए जहाँ पे वो ज्यादा इस पे गए, पाकिस्तान के अंदर जो एक टेररिस्ट कैंप था उसको हमने मारा। और इस बार तो मल्टीपल कैंप जो पाकिस्तान के टेरिटरी में है उसको सीधा हमने मार दिया। तो ये एक पैटर्न जो है हमारा उसी इसके साथ इंटेंसिटी के साथ बढ़ता जा रहा है, जहाँ पे मतलब ऐसा है कि अगली बार अगर उन्होंने कुछ किया तो फिर तो पीओके है ही है क्या पीओके। बट बड़ी बात ये है कि जैसे हमारा इंटेंसिटी तो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, हम लोग एक्शन ले रहे हैं, पहले छोटा एक्शन लिया, फिर बड़ा लिया, उससे बड़ा लिया। बात यहाँ पर ये है कि हमारी जो ऑपोजिशन ही है वो ही आर्मी के खिलाफ खड़ी हो जाती है कि सबूत दिखाओ, हमें तो लगता है कि झूठ है। फिर आते हैं सत्यपाल मलिक जो कि इतने साल बीजेपी के साथ है, तब तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, तब बोलना चाहिए था आपको, तब आवाज उठानी चाहिए थी, क्यों नहीं उठाया। इतने साल ये जम्मू कश्मीर में गवर्नर रहे, ये बहुत कुछ कर सकते थे, कुछ नहीं किया इन्होंने। बट अब जब उनको पता चल रहा है कि उनका तो पट्टा कट गया है, क्योंकि जो मेन लोग बैठे होते हैं बीजेपी 2000 करोड़ के स्कैम में ही फंसे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग मेन में बैठे होते हैं, जो मेन पोजीशन पे होते हैं, उनको पता चलता है ना कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो जब उनको पता चला कि इनका तो पट्टा कट रहा है, तो अपना तो पट्टा कट रहा है, तो उन्होंने उल्टे एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए कि पहलगाम तो जी इन्होंने खुद ही करवाया था। ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए। अब जो आप एक ही पार्टी के मेंबर हैं, आप इस टाइप के एलिगेशन लगा रहे हैं, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा तो दुश्मन को ही होगा ना, पाकिस्तान को होगा। और वो ले भी रहे ना उनके स्पीचेस। नहीं, सत्यपाल मलिक का ये है कि जैसे इनके ऊपर एलिगेशन लगता है कि स्कैम में हो है हाथ आपका, ये 2 घंटे बाद जैसे अरेस्ट चार्जशीट फाइल होती है, 2 घंटे बाद हॉस्पिटल का फोटो डालते हैं कि मैं तो और मरते हुआ। नायक फिल्म का सीन कितना पॉपुलर हो रहा था। 2 ऐसा देखने में लग रहा है तो मर जाएगा बेचारा, इसको क्यों अरेस्ट करने वाले, सिंपैथी आ गई। और 2 दिन बाद और बुरे नहीं है 2 दिन बाद और ट्वीट कर रहे हैं कि भाई जी मैं तो रेंट के कमरे में रहता हूँ। जितने पॉलिटिशियंस होते हैं ना उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती कि किसी ने मौसी के नाम से करवा रखा है, बेनामी प्रॉपर्टी। हाँ, और इनको लगता है हम इनोसेंट है, बताएंगे लोग मान भी लेंगे। ये मान के चलते हैं कि हम जैसे बताएंगे हम तो गरीब है, और लोग मान लेंगे। सबसे ज्यादा गरीब पॉलिटिशियन इस समय ममता बनर्जी है। उनका आपने देखा था कितना आया था, बहुत गरीब है। आई गेस 5-6 लाख को उन्होंने पूरा अपना एसेट दिखाया है कि उनके पास बस इतना ही है। 5 लाख 5-6 लाख उसकी सैलरी हो गई 1 महीने की। नहीं, बस इतना मतलब ही है। लीगल वो डोनेट कर देती होंगी ना, मतलब उन्होंने ऐसे दिखाया अपना जो उनका एफिडेविट अटैच होता है कि मैं तो बहुत गरीब हूँ। और ये जो होता है ना, जैसे क्या हो रहा है ना, अपोजिशन जो है अभी उनके पास मेन देखो यार, डेमोक्रेसी है, अपोजिशन का स्ट्रांग रहना जरूरी है, वो होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो मुद्दे ही सही नहीं उठा पा रहे। वो लड़ रहे हैं बेमतलब की चीजों पे, जहाँ पे लोग और पोलराइज होकर उनके अगेंस्ट में जा रहे हैं। क्या बॉक्सिंग में एक रूल होता है, जब बेसिक रूल होता है कि उनका कहना है कि अगर कोई बॉक्सर ऐसा मारेगा ना तो बस हाथ खींच देना। तो ये कांग्रेस वाले बहुत तेज से बीजेपी कह रहे हैं हाथ खींच देना। और ये जमीन पे पड़ जा रहे हैं। तो इनको ये सोचना होगा कि कौन से स्ट्रेटजी से आए ताकि बीजेपी को घेरें, और ख़ासतौर पे जो इश्यूज नेशन को वाकई अफेक्ट कर रही हो या लोगों को अफेक्ट कर रही हो। कुछ मुद्दे अच्छे भी रहते हैं, जैसे महंगाई दर, ठीक है महंगाई कम बढ़े 5% के आसपास, उनके दौर में डबल डिजिट में 9% 13% तक गई है, लेकिन 5% को आप 2% कर सकते हो, अच्छा मुद्दा है, देश के हित में बात मुद्दा है। अब बोल रहे हो कि चलो सबूत लाओ जो पाकिस्तान को हेल्प कर सकता है।
अर्पित से हम बात कर रहे थे, काफ़ी अच्छा इंसान है, लेकिन क्या बोल रहा था, मेरी आइडियोलॉजी इंडियन है। भाई आप लोगों की आइडियोलॉजी इंडियन है और आपके फैंस बैठे हैं पाकिस्तान में। आपको प्रेम मिल रहा पाकिस्तान से ध्रुव राठी जो इसका गाइड है, गुरु है वैसे, वहाँ से लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लव लेटर वाकई उसको आता है पाकिस्तान से डायरेक्टली जर्मनी जाता है, और फिर बोल रहा है कि आइडियोलॉजी हमारे इंडियन है। कैसे हो सकता है? और मैं आपको बताती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि ऑपोजिशन स्ट्रांग हो, क्योंकि जब तक नहीं होगी तब तक हमारे लिए भी मुश्किल होगा कि एक अच्छा देश देख सकें। ऑपोजिशन के इस समय क्या प्रॉब्लम मुद्दे रहते हैं कि कन्नड़ा बोलो, मराठी बोलो, तमिलनाडु में जा रहे हो तमिल बोलो, तो ये इनके मुद्दे रहते हैं। अब आपने जैसे बोला कि इनके फैंस ही पाकिस्तान में हैं, मुझे एक बात बताइए, कौन से देश में, जैसे अगर यूक्रेन और इसका रशिया का वॉर हो रहा है, तो आपने क्या कभी देखा है कि कोई रशिया के जो लीडर्स हैं, ऑपोजिशन के चाहे लीडर्स हैं, जो भी लीडर एक्टिविस्ट हैं, क्या उनके वीडियोस या उनके बारे में या उनके इंटरव्यूज यूक्रेन के अंदर चलाए जा रहे हैं? किस तरह से इनके चल रहे हैं इनके वीडियोस, बड़े बड़े वीडियोस, और वहाँ के जो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स हैं वहाँ पर बोला जा रहा है कि यार मोदी तो अच्छा नहीं है, राहुल गांधी आए तो मजा आए, वहाँ बोला जाता है, वहाँ पे बोला जाता है पूरे शो के अंदर। तो आप मुझे बताओ, तो हम ऐसे ऑपोजिशन पे ट्रस्ट ही कैसे कर सकते हैं? एक ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान को क्लीन चिट मिली हुई है हर जगह से, उसने तो कभी आतंकवाद फैलाया ही नहीं है, जब वो खुद ग्रे लिस्ट में जाता है। तो इसका मतलब तो साफ है ना कि उसके पास है, वो अपने ठिकानों में करवा। कांग्रेस जब थी गवर्नमेंट में, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं स्टार्ट किया था, तो ये तो नहीं बोल सकते हैं कांग्रेस वाले की इनोसेंट है। जब मनमोहन सिंह ने स्टार्ट किया था ना, मनमोहन सिंह इतना तो बोलते थे इंटरनेशनल प्रेशर डालेंगे, यानी को मानते थे ना टेररिस्ट कंट्री है, तभी तो आज आप उससे दोस्ती कर, आप वही भाषा बोल रहे हो जो पाकिस्तान भाषा बोलता है। और जैसे आपने बात किया कि कन्नड़ा बोलो, अब मुझे मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, कन्नड़ा बोलो। ये जो सिटीज़ होती हैं, मयूर भाई नहीं बोलेंगे, मराठी बोलो मराठी बोल पाओ। ये जो बिग सिटीज़ होती है, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, ये लोकल लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है, उस स्टेट में रहता है, लेकिन लोगों का से ज़्यादा बाहर के लोगों का ही कंट्रीब्यूशन होता है। अब दिल्ली में बहुत सारे लोकल लोग होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो इन्वेस्टर्स जो बेंगलोर में होंगे इन्वेस्टर्स, वो लोकल नहीं होंगे, मैक्सिमम बाहर से ही आते हैं। जो स्किल जो हायर किया जाता है बाहर से ही आ जाता है। मैं एक डाटा देख रहा था, उसमें शायद 51 से 55% जो लोग रह रहे हैं वो बाहर के हैं, हिंदी बोलने वाले। तो कर्नाटका को छोड़ दो, सिर्फ बेंगलुरु की बात करोगे तो वहाँ पे मैक्सिमम जो बोलने वाले लोग हिंदी है, कन्नड़ा नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली बात की जाती है कि कल्चर हमारा विलुप्त हो रहा है, इसकी वजह से आपको सीखनी पड़ेगी। तो देखो, फोर्स करने की जरूरत नहीं है ना इसमें जो मेट्रो सिटीज होती है ना, वहाँ पे आप कल्चर को नहीं आप थोप सकते। वहाँ पे बाहर के लोग आएंगे, कोई फ्रांस का आ सकता है, कोई ये सकता है, वहाँ पे जो मेजोरिटी बोली जाती होगी भाषा वही बोलेंगे। क्या सभी इन्वेस्टर्स वहाँ के कन्नड़ा ही है? नहीं है। क्या वो बोलते हैं कन्नड़ा? नहीं बोलते हैं। क्या जो हायर कर रहे हैं लोग वो कन्नड़ा बोलते हैं? नहीं बोलते, मैक्सिमम हिंदी बोलते हैं। तो ये एक इन्वायरमेंट मिल चुका है, और ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि जो बिजनेस आते हैं, जो बिजनेस पर्सन्स इन्वेस्ट करते हैं, वो पहले देखते हैं कि एनवायरनमेंट ठीक है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। आप एनवायरनमेंट को ख़राब करोगे तो बहुत लोग डरेंगे, मैं ये नहीं बोलूँगा मना कर देंगे, डरेंगे वहाँ पे इन्वेस्ट करने से। बहुत लोग ये लगेगा कि वहाँ पर हम जाएँ, क्योंकि कोई भी वहीं पर जाएगा जहाँ पर उसको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता हो, जहाँ पर उसको सपोर्ट मिलता हो। वहाँ पर इन्वेस्ट कोई नहीं करेगा जहाँ पर उसको सप्रेस किया जा रहा हो। आप क्या बोल रहे हो कि चूंकि आप यहाँ पर आ गए, एक काम करो, सभी जो हायर कर रहे हो आप इसमें से 80% कन्नड़ा होना चाहिए, कन्नड़ के लोग होना चाहिए। नहीं हो, वो हायर किसी को भी करेगा, स्किल के बेस पे करेगा, स्टेट के बेस पे नहीं कर सकता, लैंग्वेज के बेस पे नहीं कर सकता, उसके स्किन कलर के बेस पे नहीं कर सकता। वो बस उसको स्किल चाहिए उस कंपनी में। ये ना, इस पे एक मेरा थोड़ा एक अलग टेक भी है, मतलब अग्री तो मैं करता हूँ, लेकिन एक डिफरेंट टेक भी है कि जैसे अभी आपने जो बोला कि उसमें लोग आने को डरेंगे, तो अगर वैसा केस हो तो शायद मुंबई में इतना जो इन्वेस्टमेंट आया है, क्योंकि अभी तो कैपिटल हब है पूरा, फाइनेंशियल कैपिटल, उतना नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पे भी मराठी बोलने को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक प्रेम है, मराठी भाषा को लेकर। दूसरा ये भी है कि वहाँ के भी कई सारे ऐसे वीडियोस वायरल हुए महाराष्ट्र में भी, जहाँ पर ऐसा आता है कि भाई ये मराठी नहीं बोल रहा है, लेकिन एक कॉमन चीज जो हमको काफी सारे वीडियोस में देखने को मिलती है, जो भी ऐसे वीडियोस होते हैं जो सामने नहीं बोल रहा है, जो लैंग्वेज बोलने को बोली जा रही है, जो नहीं बोल रहा है, वो भी उतनी ही अग्रेसिवली विरोध कर रहा है। मतलब अगर आप देखोगे तो जो अभी हमें बैंक में देखने को मिला था, कन्नड़ का जो हुआ था, वो भी उतनी अग्रेसिवली बोल रही थी, नहीं बोलूंगी नहीं बोलूंगी नहीं बोलूंगी।
और सेम महाराष्ट्र में भी कई सारे ऐसे वीडियोस है जहां पर अग्रेसिवली सामने वाला बोलता है कि क्यों बोलूं मैं। आई एग्री। और वहाँ के लीडर, मतलब जो लीडर प्रमोट करते हैं, जैसे महाराष्ट्र में हो गए तो राज ठाकरे साहब है, शिवसेना है, तो ये जो प्रमोट करने के लिए बोलते हैं तो जाओ तुम्हारे साहब को बोल दो, नहीं बोलूंगा। ऐसे कई और सारे मेरे ख्याल से videos लोकल देखने लैंग्वेज सीखना भी चाहिए। एग्जैक्ट। और मैं यही बोल रहा हूँ, जैसे अभी मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था जो महाराष्ट्र के एसपी सर है उनके साथ, अब वो है कहाँ के, साउथ के, वो यहाँ पर आकर वो मराठी में मेरे को इंटरव्यू दे रहे थे, पॉडकास्ट दे रहे थे। तो क्या होता है, जब भी कोई आपका अगर पैन इंडिया जॉब है तो ये है कि आप वहां पर 3 या 4 साल के लिए रह रहे हो, तो बेसिक जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो अगर सीख लेते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम हो सकता है। जैसे लोकल लैंग्वेज सीखना चाहिए, एफर्ट भी देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। मैंने जैसे बोला कि मेजोरिटी बाहर से ही आती है, लेकिन फिर भी माइनॉरिटी रहती है, काफ़ी बड़ा चंक रहता है जो माइनॉरिटी लोकल कन्नड़ा बोलने वाला, मराठी बोलने वाले रहते हैं या बंगाली बोलने वाले रहते हैं। तो आपको एफर्ट देना चाहिए। लेकिन बात ऐसी है कि मेट्रो स्टेशन में जाना, हिंदी का जो लिखा हुआ रहता है उसको मिटाना, जबकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, और बहुत सारे जो साइन देख लें यहाँ पर हिंदी लिखा है इसको मिटा दो, ये एक तरह से हेट्रेड है कि ये यहाँ पे हिंदी आ कैसे सकती है। वो पॉलिटिसाइजिंग बहुत ज्यादा, वो अग्रेसिवली पॉलिटिसाइजिंग कर लेते हैं, जिससे कि एक पोलराइजेशन वो खुद क्रिएट करना चाहते हैं कि इससे हमारे लोग जो है स्टेट के वो मैंने महाराष्ट्र में देखा कि जो इंग्लिश भी, हिंदी नहीं इंग्लिश भी जो साइन बोर्ड थे उनको हटा रहे हो। अरे भाई उसने इन्वेस्ट किया, वो कंट्रीब्यूट कर आपके मुंबई को बढ़ाने के लिए, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो कंट्रीब्यूट कर रहा, मेहनत कर रहा, 12 घंटे 14 घंटे अपने ऑफिस में जाता है या दुकान पे भी जाता है, वो साइन बोर्ड लगा रहा है। आपको यहाँ पे इंग्लिश कैसे लिखा है इसने मिटाओ इसको, ये तो ब्रिटेन की भाषा है। आपने जो बोला ना कि वो दिखाया जाता है कि जिसको बोला जा रहा है कि आप कन्नड़ा में बोलो या मराठी में बोलो, तो वो भी एग्रेसिव हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जितने भी वीडियोस आते हैं वो इनकम्प्लीट आते हैं, वो स्टार्टिंग में दिखाया नहीं होता कि किस तरह से शुरुआत हो सकता है स्टार्टिंग में वो बंदा पोलाइट हो। मैं नहीं कहती कि सारे ही एग्रेसिव होते हैं या सारे ही पोलाइट होते हैं, बट एक जगह पे गुस्सा तो ये भी आ जाता है ना कि यार हम लोग इतने 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, उसके इतनी ऐसा तो है नहीं कि किसी मेरिट की वजह से, किसी रिजर्वेशन की वजह से हम पहुंचे हैं, हमने पढ़ाई करी है, मेरिट की वजह से पहुंचे हैं, और हमें फिर इतना काम करने के बाद कोई आकर बोल रहा है कि तुम इसी लैंग्वेज में बात करो, हम पे दोष डाल रहा है, तो वहाँ पर भी वो एक एग्रेशन आ जाता है, जो कि मुझे लगता है बहुत नॉर्मल है कि आपको अगर आप अपने काम में बिजी हो, आप अपना काम करो, अच्छे से करो, बहुत मेहनत से करो, ईमानदारी से करो, आपको आके कोई किसी और बात पे बोल देते हैं जो कि आपके काम से रिलेटेड ही नहीं है। अब कन्नड़ा वाला जो हुआ था वो क्लरिकल जॉब होता है, वो क्लर्क्स जो होते हैं उनके लिए ये रखा होता है कि आपको इस लैंग्वेज को सीखना है अगर आप यहाँ पर काम करो स्टेट में। बट जो मैनेजर पोजीशन पे होते हैं वहाँ पर उनका ऐसा कोई रूल रेगुलेशन तो है ही नहीं ना, कोई गाइडलाइंस तो है नहीं। मैंने पूरा गाइडलाइंस को पढ़ा, वहाँ पर बस बोला कि आपको सीखना चाहिए, ऐसा थोपा नहीं किया। तो वो चीज़ ये लोग समझते नहीं और बोलते हैं कि बोलो तुम। हाँ, ये भी एक चीज़ है। एक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर लिंगुअल इम्पोजिशन की तरफ आप जाओगे तो ठीक है, आप लैंग्वेज को सेव कर सकते हो, लेकिन आप वहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कम हो जाएगा। ये दोनों एक तरह आप इम्पोज कर ही नहीं सकते। जो कल्चर है ना, या कोई सा भी कल्चर हो, वो इकोनॉमिक जोन से बाहर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये सभी का है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुंबई में बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आएंगे, उनका भी है, आप उनका भी योगदान है मुंबई को प्रॉस्पर करने के लिए। बेंगलोर में बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, दिल्ली में भी आएंगे, उनका योगदान है। ये बोलो कि नहीं कन्नड़ा ही बोलेगा आया क्यों नहीं। कल्चर की बात होती है ना, जो कल्चर की बात होती है, मुझे ऐसा लगता है कि आप जहाँ पर जाते हैं ना, आपको खुद ही वहाँ की चीज़ें पसंद आने लग जाती हैं। जैसे मैं महाराष्ट्र बहुत बार गई हूँ, तो मुझे मराठी में बहुत मज़ा आता है कि मतलब मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे वर्ड तोड़ फोड़ के मैं बोलती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं अगर मान लो बैंगलोर जाऊँ तो वहाँ पर भी मुझे मज़ा आता है कि हाँ चलो ये वर्ड मुझे नया सीखने को मिला, तो वो खुद से ही चीज़ें होती हैं। अब अगर मुझे कोई, मैं महाराष्ट्र मुंबई में गई और मुझे कोई मारे या मेरे को चिल्लाए गाली दे कि तुमको सीखनी पड़ेगी, मैं नहीं सीखूंगी। मेरा खुद से दिल नहीं चाहेगा कि मैं उस चीज़ को करूँ। जिस चीज़ को आप ज़बरदस्ती करते हो वो बंदा नहीं करता। और जैसे हम यहाँ पे आए थे, हम खुद ही थोड़ी बहुत तो हरियाणी एक्सेंट में बात करने की कोशिश करते हैं, भाई क्या कर रहा है ऐसे हम करते हैं क्योंकि वो अच्छा लगता है। अब कोई इम्पोज करे तुझे हरियाणी ही बोलनी है, यहाँ पर आया तो बोलेगा तो मैं बोलूँगा जा रहा हूँ, यहाँ आऊँगा नहीं कभी तो ये जो लिंगुअल इम्पोजिशन है वो कहीं ना कहीं इसको बंद करने की ज़रूरत है, खासतौर पर जो सिटीज़ ग्रो कर रही है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी उतनी नहीं है अच्छी। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि डबल डिजिट में होनी चाहिए, 6.57 कोई अच्छा ग्रोथ रेट नहीं है। हाँ, चाइना से आगे बड़ी बड़ी कंट्री से अच्छे हैं, लेकिन हमको डबल डिजिट, जो इतना पॉपुलेशन डबल डिजिट में ही होने का।
तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं फ्रीडम देना पड़ेगा, बिजनेस पर्सन्स को फ्रीडम देना पड़ेगा, एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि नहीं हो रहा है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस बीजेपी के भी है इसमें, वो चाहते हैं कि जो कल्चरल वैल्यूज़ के नाम पर इसको हम पॉलिटिक्स में बदल लें, पॉलिटिकल गेन लें। सभी पॉलिटिकल पार्टीज करती है, और शायद कांग्रेस कम करती होगी मेरे हिसाब से कम करते होगे, चाहे उनका जातिवाद की जाति जनगणना कर उसको छोड़कर ये सब कम करती है। तो हमको इससे ऊपर आकर, जैसे मैं इंदौर में रहता हूँ, इंदौर में अभी तक हिंदी बोली जाती है, लेकिन वहाँ की एक लोकल लैंग्वेज है मराठी। पॉलिटिशियन चाहे तो उसको पॉलिटिसाइज कर सकते हैं, बोलेंगे कि देखो बाहर के लोग आ रहे हैं तुमको कब्जा करने के, तुम्हारे लैंग्वेज ख़त्म करने के लिए, तुम लोग मालवी क्यों नहीं बुलवाते उनसे। तो एक रिफ्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब वहाँ पे लोग डरेंगे कि हम पहले आएंगे यहाँ पे, फिर पहले मालवी सीखेंगे कि काम करेंगे। आप समझ रहे हो। तो ये जो लिंगुअल इम्पोजिशन है बंद होना चाहिए। एक जो कॉमन, अगर मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर साइन लैंग्वेज से भी काम चल रहा ना तो चला लो, क्यों ज़्यादा बोलना है तुम आपको। एग्जैक्टली और यहाँ इसीलिए दोनों तरफ से अगर एफर्ट्स लिए जाए, जैसे बैंक का जो काम होता है वो पैन इंडिया होता है, कहीं भी आपकी ट्रांसफर होती है, तो उसी तरीके से अगर वो ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक है, उन्होंने अगर जहां भी उनको भेज रहे हैं 10 दिन की अभी अगर ट्रेनिंग दे दी है तो वो एक सफिशिएंट रहता है। और जो यहाँ पर पॉलिटिसाइज कर रहे हैं अग्रेसिव तरीके से कि या तो आर या पार, या तो सीधा लड़ना शुरू कर देंगे या तो एकदम मारना शुरू कर देंगे, ये भी अगर कम हो जाए, दोनों पोलाइटली अगर बात करें, तो शायद ये बहुत हद तक सॉल्व हो सकता है और ये चीज़ें जो है बाहर नहीं निकल कर नहीं आ सकती। और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे आज वीर सावरकर की, क्योंकि अच्छा, मुझे एक बात मुझे बताइए, आप महाराष्ट्र से हैं, तो क्या आपके टेक्स्ट बुक्स में वीर सावरकर जी के बारे में मेंशन किया गया है? जिस तरीके से मतलब मेंशन जो किया जाना चाहिए वीर सावरकर के बारे में, ज्यादातर जो है वो तो जो पूर्वज है हमारे उनसे ही सुना जाता है। जिस तरीके से किताबों में आना चाहिए वो तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है, कम है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जैसे मेरा तो पर्सपेक्टिव है कि उन्होंने कुछ अच्छा ही किया होगा भारत के लिए, तभी ब्रिटिशर्स ने उन्हें काला पानी की सजा दी। ऐसा तो है नहीं कि मतलब देखो इन लोगों का पी नहीं रहे उनके साथ इन लोगों का जो होता है ना, ये जो कांग्रेस का है या फिर जो लेफ्ट नैरेटिव चलता है, ये रहता है मेन 4 मुद्दों पे। पहला है कि काला पानी जाने के पहले तक इनका सब ठीक है, काला पानी चले गए वहां तक तो उन्होंने अच्छा काम किया है इसलिए उनको भेजा। लेकिन फिर आता है पहला माफी जो उन्होंने मांगी थी, मर्सी पिटिशन जो दिया था, उसमें उन्होंने लास्ट में लिखा था कि भाई फेथफुल रहूंगा तुम्हारे लिए, सर्विस। दूसरा रहता है उनका वीर सावरकर को लेकर कि आने के बाद, बाहर निकलने के बाद कंप्लीटली हिंदू आइडियोलॉजी जो है उन्होंने प्रमोट किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अलग करने का भी इन्होंने षड्यंत्र रचा है कि पाकिस्तान अलग हो जाए मुस्लिम रिलीजन पे। तीसरा रहता है कि इन्होंने जो क्विट इंडिया मूवमेंट है 1942 में जो हुई थी, उसमें ब्रिटिशर्स का साथ दिया और इंडियंस का साथ नहीं दिया, गांधी जी का साथ नहीं दिया। और चौथा रहता है इनका कि आज़ादी के बाद जो गांधी जी पर वार हुआ, जो उनकी डेथ हुई, असैसिनेशन हुआ, तो वो नथुराम गोडसे इनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था। तो इसमें वीर सावरकर का हाथ है। अब ये 4 इनके मुद्दे रहते हैं। अब इसमें पहला अगर मुद्दा ले हम कि भाई मर्सी पिटिशन का जो है, हाँ, तो वो तो मैंने कई लेटर्स देखे हैं जहाँ पर गांधी भी लिखते थे। नहीं, गांधी जी ने नहीं लिखा, लेकिन मर्सी पिटिशन नहीं, वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हाँ, अच्छा, हाँ, योर्स फेथफुल, योर ओबीडिएंट फेथफुल, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ऐसे करके। और यही वो चीज़ है जो मर्सी पिटिशन है। अब सोचो आप कि वहाँ पर काला पानी की सज़ा जो है इतनी बदतर होती थी कि वहाँ पर आपको सड़े गले खाने दिए जाते थे, पूरी चेन से बांधा रखा जाता था, ये सब रख रहे हैं, और वो एकदम यंग एज में थे उस टाइम पे। और वहाँ पर एक पैटर्न, जब आप मर्सी लिखते हो, मर्सी पिटिशन लिखते हो, तो एक पैटर्न होता है वो फॉलो। जैसे आज हम लिखते हैं ना, हमको क्यों लेटर सिखाया जाता है स्कूल में, टू द प्रिंसिपल, लीव भी अगर लिखना है, हमको लीव भी चाहिए, तो उसके लिए एक पैटर्न होता है कि यही पैटर्न। ऐसा नहीं होता है कि मेरे को छुट्टी चाहिए प्लीज दे दो, मुझे मर्सी पिटिशन दे रहे हैं, मुझे छोड़ रहे यहाँ से, छोड़ दे यार भाई ऐसा तो नहीं लिख सकते। एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न ही फॉलो करना पड़ेगा। बहुत दिन हो गया यार जेल में, अब छोड़ दे। हाँ, ये पैटर्न के तहत मर्सी पिटिशन जो है वो उन्होंने दी हुई है। तो इसमें ये नहीं है कि उनका, और उसमें मर्सी पिटिशन में कहीं भी उन्होंने ये नहीं किया कि भाई मेरे को पहले जो मैंने किया हुआ है, जो काला पानी में आपने भेजा हो, तो उसके लिए मैं शर्मिंदी महसूस करता हूँ, ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। और जो आप पैटर्न की बात कर रहे हो कि इस पैटर्न से भेजा जाता था, उसी पैटर्न से लगभग सभी जो, क्योंकि कॉमन प्रैक्टिस थी, लगभग जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे सभी मर्सी पिटिशन साइन करते ही थे। खास तौर पे बाल गंगाधर तिलक हो गए, और जिसका ये लोग नाम लेते थे भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर आजाद, ये खुद तो नहीं साइन किया, लेकिन इनके गुरु जो सत्येंद्र नाथ सन्याल जी थे, उन्होंने साइन किया था, जो इनके गुरु थे। और भगत सिंह इनके पुस्तक पढ़ते थे, इंस्पिरेशन लेते थे।
लगभग लगभग सभी फ्रीडम फाइटर्स साइन करते थे, क्या आप उनको भी गाली दोगे क्या? मतलब ये लोग देंगे? दूसरी चीज़ ये कि गांधी जी को बोलते हैं कि उन्होंने साइन मर्सी पिटिशन साइन नहीं किया। अरे भाई, जो इनका जीवन था, गांधी जी का जीवन रोज पे था, स्वर्ग था, कभी काला पानी का सजा हुआ क्या उनको? तो कहाँ साइन कर देंगे मर्सी पिटिशन? तो क्या। और ये मर्सी पिटिशन का जो है ना, ये ठीक है, बहुत सारे लोगों ने पिटिशन उस वक्त साइन की थी जो उस जेल में थे, ऑलमोस्ट सभी करते थे क्योंकि इतनी बदतर वहां पर जिंदगी रहती थी। और एक चीज क्या हमको देखने, और जैसे इसका काउंटर दिया जाता है कई लोगों के द्वारा कि भाई उनको बाहर निकल के कुछ करना होगा, बाहर निकल जाना है, उसके बाद में फिर पॉलिटिकल इसमें जाऊंगा। तो एक स्ट्रेटेजी थी उनकी। अब ये बोलते हैं कि ये तो बोलने की बात है, स्ट्रेटेजी थी, लेकिन इससे ये भी समझ में आता है कि उन्होंने एक लेटर में ये भी कहा है कि आप बाकी के जितने भी लोग हैं काला पानी में जो रह रहे हैं उनको छोड़ दो। अगर आप मेरा नाम कट कर रहे हो और बाकियों को छोड़ रहे हो, उसके लिए भी मेरे को उतनी खुशी होगी जितना मैं रिलीज होने पे हो। ये बकायदा रिटन है, लिखा हुआ है, उन्होंने खुद लिखा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि उनको इतने यंग एज में भाई वो सिचुएशन में रहना कोई मजाक की बात नहीं है। और ये कहना कि ठीक है बाकियों को छोड़ दो, मैं रहता हूं, उससे पता चलता है कि उनका जो एक माइंडसेट था वो किस तरीके का था। यहीं पे उनका वीरता जो है ये पता चलती है। अब दूसरा जो है ये मर्सी पिटिशन का हो गया। उसके बाद दूसरी जो चीज आती है उनकी कि भाई बाहर निकलने के बाद वो उनका तो ये रहता है 1924 में बाहर निकलने के बाद उन्होंने सीधा हिंदुत्व शुरू कर दिया। ये अब गांधी जी जो है उन्होंने जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनके लिए हरिजन, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो है उन्होंने उनके लिए काम किया। लेकिन इनसे भी पहले काम करने वाले वीर सावरकर थे। जब वो बाहर निकले 1924 में, उसके बाद 10 साल के लिए तो उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया था। काला पानी से बाहर आ गए थे लेकिन जेल में ही थे, वो बाहर नहीं निकले थे, अरेस्ट थे। और उसके बाद उन्होंने पतित पावन टेम्पल बनाया जहां पे उन्होंने सबकी एंट्री जो है वो ये की थी कि सब वहां पर जा सकते हैं जो जितने भी जाति के लोग हैं। तो वो उन्होंने उनके लिए काम किया। जो हिंदुत्व ठोक रहे हैं ना, जो बोलते हैं कि जाति जनगणना करवाओ, हम पिछड़े जाति के जो लोग हैं उनके लिए देखना चाहते हैं, तो ये देखो उन्होंने किया था। यही लोग हैं जाति घूर रहे हैं। इसमें फोर्थ पॉइंट ये है कि जैसे ये लोग बोल रहे हैं ना कि जो वीर सावरकर के जो फॉलोअर थे उन्होंने गांधी जी को मारा, उनसे इंस्पिरेशन लेकर। नहीं, वो तो लास्ट पॉइंट है, उस पे तो हम बढ़ेंगे। पहले तो ये चीज है कि इन्होंने जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं कि हिंदुत्व प्रमोट किया इन्होंने, वो भी क्यों किया था? उस टाइम पे जो मुस्लिम लीग है वो इतनी अग्रेसिव हो चुकी थी, एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका था जब वो बाहर निकल कर आए, पूरा वैक्यूम आ गया था। उस टाइम में मुस्लिम लीग ने इतना ज्यादा अग्रेशन दिखा दिया था, और इनको तो वो दिखता नहीं ना क्योंकि वो माइनॉरिटी में है, आप मेजोरिटी में, आप क्यों अत्याचार कर रहे हो? लेकिन इनको ये दिख गया था कि ये सब जो चीजें गलत तरीके से हो रही है, कांग्रेस पूरी तरीके से उनका सपोर्ट कर रही है जिसका वो फायदा उठा रहे हैं। तब जाके उन्होंने एक आइडियोलॉजी जो है कि नहीं, हिंदू जो है वो भी साथ में आना चाहिए। जो आज हो रहा है, आज क्या फिर ये हो गया कि जिसने भी अगर बात की तो कि तो एकदम हिंदुत्ववादी ये सब हो गया, तो ये उन्होंने बात की थी। फिर आता है तीसरा पॉइंट। इसके दूसरे पॉइंट में ये है कि जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि कोई था नहीं, मुस्लिम अग्रेशन था नहीं वहाँ पे, लेकिन ये बी आर अम्बेडकर की जो पुस्तक है पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसके 5th चैप्टर में लिखा गया है कि बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं, यानी कि बी आर अम्बेडकर को बताते हैं कि मुस्लिमों की संख्या ब्रिटिश आर्मी में 70 से 80% हो चुकी है। कुछ लोग बोलते हैं कि 50%। अगर 50%, ये मैं नहीं, बी आर अम्बेडकर जी बोल रहे हैं, अगर 50% भी मानकर चलें तो भी इतनी ज़्यादा है कि हिंदुओं के लिए थ्रेट है। ये हिंदू मुस्लिम खुद बी आर अम्बेडकर कर रहे हैं उस समय। एग्जैक्टली। और ये नहीं, और यही चीज 1942 की बात आती है जहां पे क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था कि क्यों इन्होंने सपोर्ट जो है वो ब्रिटिशर्स का किया था और क्विट इंडिया मूवमेंट का नहीं किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट पता था कि भाई गांधी, उनको तो देखो यार, वो फिर सुभाष चंद्र बोस हो, एएनआई क्यों लाए फिर उन्होंने, सॉरी एनआई क्यों लाए उन्होंने, क्योंकि उनको पता था गांधी जी के जो ये है विचार है उससे आजादी नहीं मिलने वाली। फिर उसके बाद हमको बाबा साहेब आम्बेडकर है, वो भी सपोर्ट में नहीं थे, नॉन वायलेंस, ये सब जो चीजें हो रही है उसके। यहाँ पर 1942 में इन्होंने जो सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स का, 2 सबसे बड़े कारण थे। पहला था कि ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो आर्मी में है, और ये ऑलरेडी जो पाकिस्तान है, सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान, वो मांग चुके थे मुस्लिम लीग। उनको ये पता था कि अगर सेपरेशन होता है पूरा इंडिया जो है उसका गजवाए हिंद हो जाएगा, क्योंकि ये लोग इन पे थोड़ी हमला करेंगे ना। फिर अगर 50% पॉपुलेशन मुस्लिम है तो मुस्लिमों पे हमला थोड़ी करेगी, हिंदुओं पे करेगी। दूसरी चीज जो उनकी थी कि इससे अगर आजादी मिल भी जाती है, क्विट इंडिया मूवमेंट से हो भी जाता है, उसके बावजूद यहाँ पर भारत जो है वो अखंड भारत का जो विचार लेकर चल रहे थे, अखंड भारत कभी मिल ही नहीं सकता है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में भाई उन्होंने क्या बोला, दूसरी चीज क्या की थी उन्होंने, रिक्रूटमेंट, कि तुम रिक्रूट हो जाओ ब्रिटिश आर्मी में। हिंदुओं को कैंपेन चलाया था। वो क्यों, क्या, ताकि हिंदू जो है उनका वहां पर बढ़ जाए, प्रोपोर्शनेट जो है वो बढ़ जाए, ताकि बढ़ा भी। उसके वजह से ही भाई 1948
वो जो हम हुआ कश्मीर है लेकर आए हम। हाँ, वो क्यों हुआ? जब उसी वजह पार्टीशन के से। समय बंटवारा हो रहा था तो ये इंश्योर किया गया कि इंडिया को ज़्यादा आर्मी मिले, नहीं तो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा आर्मी हो जाती अगर इनका एफर्ट नहीं होता हाँ। तो। क्योंकि 80% जैसे बी आर अम्बेडकर जी के पुस्तक में लिखा 80% तक मुस्लिम हो चुके थे ब्रिटिश आर्मी में। जब ये ब्रिटिश आर्मी का डिवीजन होता तो मैक्सिमम उधर ही जाते ना, आपके पास बचता क्या, कौन सी आर्मी बचती है आपके पास? और लास्ट आता है इनका कि जो नथुराम गोडसे हैं वो उनकी आइडियोलॉजी से उनका पूरा हस्तक्षेप था जिसकी वजह से उन्होंने गांधी जी को मारा। अब इसमें सीधी सीधी बात आती है कि कांग्रेस की सरकार थी पूरा कंप्लीटली, उन पर ट्रायल हुआ वीर सावरकर पे और कोर्ट के द्वारा माना गया कि उनका कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं था। उल्टा वीर सावरकर ने बोला था कि भाई मेरे को इसमें पढ़ना नहीं है, बहुत गलत किया उसने। ये चीज वीर सावरकर के द्वारा बोली गई है। और इतना ही नहीं, वो क्लीन चिट मिलने के बाद फिर 1960s में अगेन कांग्रेस गवर्नमेंट ने फिर से वो चीज लेकर आई, ट्रायल शुरू किया था फिर से। तो वहां भी दोबारा ये पाया गया कि उनका अब देखो ये हस्तक्षेप कितना हिपोक्रेसी है जो कांग्रेस गवर्नमेंट मानती है, और मैं भी मानता हूँ कि अगर कोई 5 मुस्लिम इस्लाम को मानने वाले किसी को टेररिस्ट में उड़ा दें तो आप इस्लाम को ब्लेम नहीं कर सकते कि इस्लाम ही मानता था ना। आज वही बोल रहे हैं कि ये उनको मानता था वीर सावरकर को तो इसलिए वो भी गलत है। ये मतलब हिपोक्रेसी आपको समझ में नहीं आएगी कांग्रेस की। बिल्कुल या तो अगर मुस्लिम जहाँ जहाँ बम फोड़े फिर बोलो कि इस्लाम की गलती है, एग्जैक्टली। करना भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको कोई पूरे जो सोर्स है उसी को ब्लेम कर दो। या तो आप ये मानो कि जो वीर सावरकर है जो क्रिमिनल है सिर्फ वही गलत है, वीर सावरकर गलत नहीं, तो वहाँ पर सभी को लपेटेंगे और यहाँ पर बोलेंगे छोड़ दो। हाँ वही तो होता है। तो आजकल लोग जैसे 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है अभी हमने जापान को, और ये कोई स्मॉल फिट नहीं है, कोई स्मॉल अचीवमेंट नहीं है, लेकिन इसको कैसे स्मॉल दिखाया जाए, कैसे इस तरीके से दिखाया जाए, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हुआ ही नहीं, देश में कुछ हुआ नहीं, बस हुआ है। इसको करने के लिए ये लोग एक टर्म लेकर आते हैं जीडीपी पर कैपिटा, और कहते हैं कि देखो जीडीपी पर कैपिटा बहुत कम है, वहाँ से दिखाते हैं। खासतौर पे ये लोग जितने लेफ्ट लॉबी के लोग हैं डाटा इस तरीके से इस एंगल से प्रेजेंट करते हैं ताकि दिखे कि मोदी तो देश को बर्बाद कर दे 10 सालों में। इस पर क्या बोलोगे आप? अब जीडीपी पर कैपिटा जो है ये बोलते हैं जीडीपी अपनी बढ़ गई, इतनी एकदम 4th पोजीशन पे आ गई है। और यहाँ पे ये लोग बोलते हैं जीडीपी बढ़ने से हो ही क्या रहा है, कोई मतलब नहीं, जीडीपी देखो ही मत, जीडीपी पर कैपिटा देखो वो आपको कम दिखेगा। चाइना से तुलना करो कम दिखेगा, वियतनाम से करो आपको कम दिखेगा, बांग्लादेश से करो वहां भी कुछ हद तक कम दिखेगा। नहीं वहां से बढ़ गया, बीच में कम दिख रहा था। बीच में कम दिख रहा था। ये जो चीजें हैं ये, लेकिन वो ये नहीं समझते कि जीडीपी पर कैपिटा का फॉर्मूला ये जीडीपी अपन पॉपुलेशन, मतलब जीडीपी प्रोपोर्शनेटली अगर बढ़ती है तो जीडीपी पर कैपिटा बढ़ेगा। उसमें जो तर्क देते हैं कि भाई पॉपुलेशन चाइना की ज्यादा है फिर भी तो मतलब अगर हमारी इक्वल है फिर भी तो उसकी जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा है, और वो वियतनाम है तो उसकी पॉपुलेशन भले ही कम है लेकिन पर कैपिटा ज्यादा है। लेकिन या तो तुम जीडीपी बढ़ाओ या तो पॉपुलेशन घटाओ। अब जीडीपी पॉपुलेशन घटाएंगे मतलब जो रोहिंग्या से उनको भगाएंगे तो भी इनको दिक्कत होगी और अगर जीडीपी बढ़ाएंगे तो जीडीपी मतलब ही क्या है। ये मैंने एक वीडियो देखी थी तो उसमें उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मान लो आपका प्रमोशन हो जाता है, आपने एक पार्टी रखी है, आपने शायद देखा हो वीडियो, आपने एक पार्टी रखी है तो आपके वहाँ पर एक लड़का आता है, आपका दोस्त, पुराना दोस्त आता है ध्रुव, ठीक है, वो बोलता है यार तू पार्टी क्यों रख रहा है, तेरा तो सिर्फ प्रमोशन हुआ है, देख तेरी माँ अभी भी बीमार है, देख तेरे बच्चा अभी भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है। तो वो एग्जांपल जो है यहीं पे फिट होता है कि आपका कुछ चीजें अच्छी हो रही हैं उसको पहले सेलिब्रेट करो, फिर और चीजें अच्छी होंगी उसको भी सेलिब्रेट करो। अब एक अच्छी चीज है उसके साथ आप 10 और गिनवा दो तो कि यार ये तो अभी अच्छा हुआ नहीं है, जब हो जाएगा तब तुम अच्छा सेलिब्रेट करना। नहीं पर इनका प्रॉब्लम ये है कि ये लोग नहीं समझ रहे कि प्रमोशन हुआ तो माँ की तबीयत जो खराब है अच्छी दवाई तो आएगी अब तो मतलब माँ की तबीयत भी सुधरेगी ना। ये नहीं समझ पा रहे, इनको ये इंडिविजुअली लेते हैं हर चीज को। और सबसे बड़ी बात ये है मयूर भाई कि जो मोदी गवर्नमेंट है 10 सालों से, मैं बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी हैं जिसको मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन जो 10 साल से मोदी गवर्नमेंट है वो क्या करे, मतलब ये जो पर कैपिटा इनकम है की बात है 70 सालों से देखा जाना चाहिए ना, वो अधिक से अधिक क्या कर सकता है, मतलब फास्ट इकोनॉमी को फास्ट ग्रो करवा सकता है, जो कि हो रहा है। इंडिया आज के दौर में, आज के दिन में फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी, मैं टर्म जानबूझ के यूज़ कर रहा हूँ मेजर, नहीं तो फिर कोई छोटी सी कंट्री लेकर आएंगे बोलेंगे कि देखो इससे आगे फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम चाइना से आगे, हम यूएस से आगे, हम फ्रांस से आगे, हम आयरलैंड से आगे, हम जापान से आगे हैं, हम जर्मनी से आगे, हम सभी से आगे फास्ट ग्रो कर रहे हैं। यही मोदी करवा सकता है सबसे फास्ट, और करवा रहा है। अब आपको किस चीज़ से दिक्कत है? जो पर कैपिटल की बात हो रही है वो ये 10 साल में नहीं होती, 20 साल में नहीं होती, वो शुरू से ही आपकी कम रही है। शुरू में कितनी थी? मेरे ख्याल से
$50 के आसपास थी जब देश आज़ाद हुआ था, इतना ही होगी ना, 50 से $100 के आसपास होगी। अभी $2,500 या $3,000 के आसपास है। फिर बोल रहे हैं कि भाई तुम अमीरों को निकाल दोगे तो कम हो जाएगी। अरे भाई वहाँ भी तू बिल गेट्स, अमेरिका में बिल गेट्स को निकाल दे और उसका एलन मस्क को निकाल दे तो उनका भी कम हो जाएगा। या देखो ये तो बढ़ रहा है, अंबानी बढ़ रहा है, तू नहीं बढ़ रहा है। और जब जीडीपी बढ़ाना होता है तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसका ज्यादा होना जरूरी है। जो अभी देखो ना पॉलिसीज को लेकर कि कंप्लीटली हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जो है वो लेकर आ गए हैं, देन उसके बाद मेक इन इंडिया जो है लेकर आ गए हैं, डिफेंस में जो हम कंप्लीट इंपोर्टर थे एक्सपोर्टर बनने जा रहे हैं। तो ये सारी जो मैन्युफैक्चरिंग चीजें हैं ये इसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे फिर ये अपोजिशन, इसको तो बोलेंगे मेक इन इंडिया क्या ही है, वो काला जो है वो लेकिन जो ये आज का हालात है हमारे देश का, ये सबसे बड़ा इसका मैं ब्लेम देता हूं कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ध्यान नहीं दिए, अब तक नहीं दी, अभी तक नहीं दिया और उन्होंने भी नहीं दिया था। जो कि चाइना पहले से स्टार्ट, 1970 से हम बात कर रहे थे, स्टार्ट कर चुका था। तो अगर चाइना 50-60 साल से कर रहा है, आपने तो ध्यान नहीं दिया। आपने सर्विस सेक्टर काफ़ी अच्छा, हमारा सर्विस सेक्टर बाहर विदेश में भी लोग जाते हैं सर्विस और पैसा भिजवाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे आपने ध्यान नहीं दिया। आपने, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बीजेपी अकेले से नहीं होगा, इसलिए देश की हालत ऐसी है, नहीं तो हम चाइना से भी आगे होते। एग्जैक्टली तो यही चीज़ है ना कि स्टार्टिंग में जो हमारा जब एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी चाइना की भी थी, उसके बाद उन्होंने मॉडर्नाइजेशन उसमें लेके आए, मैकेनाइजेशन लेके आए, देन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में आए जहाँ पर उनका रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो ज़्यादा प्रमोट हुआ, एंड देन उसका सर्विस सेक्टर जो है उसमें गया। हमने सीधी छलांग लगा ली सर्विस सेक्टर पर जहाँ पर लेबर इंटेंसिव था ही नहीं। तो इसके वजह से सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो है वो देखने को मिला, और ये स्ट्रक्चरल है, पहले से चलता आया है। इसलिए है कि अगर वो जैसे यही वही चीज हो गई 1991 में रिफॉर्म मनमोहन सिंह जी ने लेकर आए थे, अरे भाई वो जो गई थी गाड़ी नीचे वो भी तो उनकी वजह से गई थी, वो भी तो देखो थोड़ा मतलब नाव डूब रही है नाव डूब गई, वो नहीं दिखाएंगे। नाव डूब गई, पूरे हड़बड़ी में किसी ने खिला ठोक दिया, अरे खिला इसने ठोका भाई जो इसने डुबाया है नाव उसने वो किला ठोका है, ये तो दिखाओ कि नाव भी डुबाने वाला ही है। ये जो है ना इसके ये समझ में आता है कि इनके जो माइंडसेट है, माइंडसेट वो है ही नहीं, इनका सिर्फ है क्रिटिसाइज करना है। तो ऐसी भी चीजों को करो जहां कुछ क्रिटिसिज्म बनता नहीं है। और कल अर्पित भाई भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि मैंने मान लिया कि मोदी पॉपुलर है और भूल जाते हैं पिछले वाले ट्वीट किया गया थे तो वही एक नेगेटिव माइंडसेट जो है ना उसको थोड़ा पॉजिटिविटी में लाने की जरूरत है, ताकि जो लोग हैं, जो जनता है देश की, उनको भी थोड़ा एक ये तो होना चाहिए यार कि अगर जीडीपी बढ़ रही है, 4th इसमें आए हैं, तो मतलब पर कैपिटा ही बढ़ने वाली है। हाँ वो तो बढ़ेगा ना, मतलब जो देखो कैपिटा कम है, पर कैपिटा बहुत कम है, मतलब बांग्लादेश के आसपास आते हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज है उसके आसपास आते हैं, लेकिन हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन है अभी। एग्जैक्टली कोई भी ऐसा देश नहीं है जो बोलेगा भारत पर अटैक करके कब्जा करो, इतना स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी बात, हम इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कोई छोटी मोटी कंट्री को अगर खाना भी देना हो, ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स वगैरह भिजवाना तो भिजवाते हैं। हम सेल्फ डिपेंडेंट है, यही सबसे बड़ी बात है। एग्जैक्टली और यही चीज़ जो है, यही चीज़ इनको समझना चाहिए कि क्रिटिसिज्म करो लेकिन सही जगह पे करो जहां पर करना चाहिए। ऐसे रैंडमली क्रिटिसाइज करके ये और अपोजिशन को वीक बना रहे हैं कि उनके पास और मुद्दे नहीं बच रहे, मेन मुद्दों से भड़का रहे हैं।